हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको पता ही है कि 12th के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने इसका बेसिक्स जो है वो पढ़ा हुआ है। मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल के बेसिक्स आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको इसके बेसिक्स या जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल की वो नहीं बता रहा हूँ। मैं आप अगर प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो वो आप अपनी बुक्स वगैरह से देख लें और उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को देखें। मैं डायरेक्ट आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर लगवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है उसमें एक फंक्शन हमको दिया है f(x) जो कि कुछ इस तरह से डिफाइन है। ये फंक्शन जो है वो पीस वाइज डिफाइन है और इसमें ये कहा गया है कि f(x) जो है वो e⁻ cos x sin x के इक्वल होगा। कब? when mod x is lesser or equal to 2 एंड अदरवाइज ये फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। पहली बात तो ये कि हमें इसका जो मीनिंग है वो समझ में आना चाहिए कि ये फंक्शन क्या कह रहा है। देखिए, mod x इज लेसर और इक्वल टू 2 का क्या मतलब होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। mod x इज लेसर और इक्वल टू 2 मतलब x लाइज बिटवीन -2 एंड +2। मतलब अगर mod x 2 से छोटा है तो इसका मतलब यह है कि x जो है वो -2 से +2 तक रन करेगा। x की वैल्यू -2 से +2 तक है। तो अगर ये फंक्शन को हम देखें, ये फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है, तो इस फंक्शन की वैल्यू e⁻x sin x cos x sin x के इक्वल होगी। कब? जब mod x लेसर और इक्वल टू 2 होगा, मतलब x की वैल्यू -2 से +2 तक होगी। और इसके अलावा x की वैल्यू कुछ भी हो, इसके अलावा मतलब -2 और +2 के अलावा अगर x की वैल्यू कुछ और होती है, 2 के आगे कुछ भी वैल्यू हो या -2 के पीछे कुछ भी वैल्यू हो, तो ये फंक्शन f(x) किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है और हमसे पूछा गया है ये डेफिनेट इंटीग्रल f(x) फ्रॉम -2 to 4। तो देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है डेफिनेट इंटीग्रल में कि अगर एक फंक्शन f(x) है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है a to b, तो हम इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से f(x) dx फ्रॉम a to c प्लस f(x) dx फ्रॉम c to b। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट मैंने C लिया है ये A और B के बीच में कहीं होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, आपको इस f(x) को इंटीग्रेट करना था कहाँ से कहाँ तक? A से B तक। और C A और B के बीच का कोई पॉइंट है। C कहाँ लाई करता है? A और B के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? भाई, आपको इस फंक्शन f(x) को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना था? A से B तक। तो आपने क्या किया? पहले A से C तक इंटीग्रेट कर दिया और फिर C से B तक इंटीग्रेट कर दिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो हम इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये जो फंक्शन है इसको मुझे इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? -2 से 4 तक। तो मैं इसको -2 से 4 तक अगर इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो पहली चीज़ तो मैं इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को स्प्लिट करूँगा और मैं इसको लिख लूँगा -2 to 2 f(x) dx और प्लस -2 से 2 तक हो गया और अब कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4 तक इंटीग्रेट कर लेंगे। 2 to 4 f(x) dx। ठीक है, तो आसान है। -2 से 4 तक करना था तो पहले मैंने -2 से 2 तक ले लिया और फिर +2 से 4 तक इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन है। अगर x की वैल्यू -2 से 2 तक है तो ये जो हमारा फंक्शन f(x) है वो किसके इक्वल है? e⁻ cos x sin x के इक्वल है। मतलब यहाँ पर f(x) की वैल्यू कितनी आएगी? e⁻ cos x sin x dx आएगी। कब? जब ये वैल्यू -2 से 2 है और प्लस जब हम 2 से 4 तक जाएंगे, इसने क्या कहा था? इसके अलावा x की वैल्यू अगर कुछ और होगी तो फिर फंक्शन जो है f(x) वो किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। अब क्योंकि हम तो 2 के आगे चले गए 2 से 4 के लिए, तो 2 से 4 के लिए f(x) की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है? 2 आने वाली है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा 2 का विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 2 to 4। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखिए कि इसका इंटीग्रेशन
मुझे -2 से +2 तक करना है। तो इसको करने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला, एक तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि -a to a fx dx is equal to 0 if fx is odd, और यही 0 to a fx dx के इक्वल हो जाएगा अगर fx जो है वो इवन है। ठीक है, ये -a to a fx dx किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। कब? जब ये फंक्शन fx ऑड है। और ये -a to a fx dx 2 टाइम्स ऑफ fx dx फ्रॉम 0 to a के इक्वल हो जाता है। कब? अगर ये fx जो है वो एक इवन फंक्शन है। तो अगर इस प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को करें तब तो ये बहुत ही आसान है। हम बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है। देखिए, अगर मैं इसमें x के प्लेस पर -x पुट करूंगा तो ये साइन ऑफ -x क्या हो जाएगा? -sin x हो जाएगा। कॉस ऑफ -x cos x ही रहता है, लेकिन ये साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। इट मीन्स ये एक ऑड फंक्शन है। अब ऑड इवन आपको पता ही होगा, तो क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है तो -a to a मतलब -2 to 2 e to the power cos x sin x, इसकी वैल्यू क्या आ जाने वाली है? 0 आ जाने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 क्या है? कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x, और अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 2, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, और इसकी लिमिट जो है वो 2 to 4 है। अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4। ये इसका आंसर है। तो बहुत ही आसान है। अच्छा, अगर जिसको ऑड इवन समझ में नहीं आ रहा है तो वो इस इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन के जरिए भी कर सकता था। अगर मैं cos x को t ले लेता, cos x को मैं t ले लेता, तो sin x dx क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। उस केस में ये e to the power t dt हो जाएगा, और e to the power t का इंटीग्रेशन e to the power t आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो आपको ये लिमिट जो है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करके यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें जो लिमिट है वो 1 to 3 है, और ये हमको दिया हुआ है tan इनवर्स x स्क्वायर, tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। तो 1 to 2 tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसको हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है? cot इनवर्स 1 अपॉन x के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको cot इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा cot इनवर्स रेसिप्रोकल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, dx। अब तो मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। एक और प्रॉपर्टी है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही आपने पढ़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, दिस इज पाई अपॉन 2। तो अगर हम इसको और इसको देखें तो tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2 हो जाएगी। तो अगर ये π/2 हो गया है तो पाई अपॉन 2 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2। अब π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि है x, और इसकी लिमिट है 1 to 2, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय π/2 इज π/2। तो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और बहुत ही बढ़िया सा लगा के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया। इसमें देखिए आमतौर से ज़रा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आमतौर से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखा होता है? dx लिखा होता है ना। इसका मतलब ये है कि मैं इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करने वाला हूँ? x के रिस्पेक्ट में करने वाला हूँ।
और अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो फिर यहाँ पर लिमिट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिमिट है 2 to 5। तो ये किसकी लिमिट्स हैं? ये x की लिमिट है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये जो लिमिट्स हैं वो किसकी हैं? x की हैं। ऐसे ही तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आसान है, कोई खास बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको करना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करना है? लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। और एक बात और समझिए, यहाँ पर ये जो लिमिट है 1 to 2, ये एक्स की लिमिट नहीं है, बल्कि ये लिमिट किसकी है? लॉग एक्स की है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि लॉग एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगी? लॉग एक्स की वैल्यू 2 तक जाएगी, 1 से स्टार्ट करके 2 तक जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये 1 to 2 हमें इंटीग्रेशन जो करना है 1 से लेकर 2 तक, ये 1 से लेकर 2 किसकी लिमिट दी गई है? लॉग एक्स की लिमिट दी गई है। ठीक है, तो वैसे तो क्वेश्चन ये भी आसान है, कोई खास बात नहीं है इसमें। हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम इस log x को सब्स्टिट्यूट कर लें, मान लीजिए ये log x को मैं क्या ले लूँ? थीटा ले लूँ या कुछ भी, log x t ले लेते हैं, चलिए log x को t ले लेते हैं। अगर मैं log x को t ले लूँगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। dt हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन हमें समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फिर ये x भी तो चेंज होगा। तो यहाँ से देखते हैं, अच्छा log x मतलब बेस e है, इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर t। ठीक है, मतलब x के प्लेस पर अगर मैं e टू द पावर t रखूँगा तो ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2t हो जाएगा। तो ये जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2t और यहाँ पर हो जाएगा dt, क्योंकि मैंने log x को क्या लिख दिया है? t। log x की जगह पर क्या ले दिया है? t, और x के प्लेस पर क्या रख दिया है? e टू द पावर t, e टू द पावर t का स्क्वायर, e टू द पावर 2t। यहाँ तक तो सब ठीक है। अब आपने ये सब्स्टिट्यूशन किया तो क्या लिमिट चेंज होगी? यहाँ पर इस बात में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जब भी देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन करने से आपको क्या करना होता है? क्योंकि आप यहाँ वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? लिमिट जो है वहाँ पर चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपने क्या किया है? log x को ही t बोल दिया है। देखिए ये जो रेंज थी वो किसकी थी? x की नहीं थी, ये रेंज किसकी थी? log x की ही थी, और log x का ही नाम आपने t रखा है। तो यहाँ पर log x के प्लेस पर ही t आ गया है। ठीक है, तो अभी भी पहले ये t कौन है? ये t कौन है? ये t log x ही तो है। तो log x पहले भी log x की लिमिट 1 से 2 थी, तो यहाँ पर भी इस log x की लिमिट क्या होगी? 1 से 2 ही रहेगी, क्योंकि आपने t का नाम जो है वो क्या रखा है? log x रखा, सॉरी log x का नाम जो है वो t रखा है। यहाँ पर कोई हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया कि log x को डिफरेंशिएट करें 1/x आए और फिर dx को हटा करके dt लाए, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ इस log x का नाम बदल दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो आप कर रहे हैं इसमें dx और dt में रिलेशन नहीं निकाल रहे हैं, हमने सिर्फ log x का नाम बदल दिया है, इसलिए यहाँ पर लिमिट जो है वो चेंज नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आएगी? ठीक है, अब हमें क्या करना है? तो ये सिंपल है, e टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? e टू द पावर 2t डिवाइड बाय 2 और अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व कर देंगे। अपर लिमिट 2 टू द पावर 2 इंटू 2 4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा आंसर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो एक एक बार आप इनको ज़रूर लगा करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।